हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और अभी तक हम एसिड्स के बारे में कुछ कहानियां पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में। बेस के बारे में थोड़ा बहुत हो चुका था, बट आज बेस को शुरू करते हैं और खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के साथ। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस है, बेस का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है बिटर टेस्ट। मतलब जो भी बेस रहेगा उसका टेस्ट क्या रहेगा? कड़वा। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा इन टेस्ट। दूसरा है स्लिपरी और सोपी टच। जब भी आप किसी बेस को टच करेंगे, उसके ऊपर वाले सरफेस को टच करेंगे, तो उसका जो टच होगा वो आपको स्लिपरी लगेगा। आप सरकेंगे, मतलब आपका हाथ सरकने लगेगा। जैसे साबुन के ऊपर हम हाथ रखते हैं तो क्या करना होता है? वो सरकने लगता है, सोपी टच होगा। तो दूसरा जो बेस का प्रॉपर्टी वही होता है, स्लिपरी होगा या तो सोपी टच होगा। तीसरा है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जब भी किसी बेस में आप रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाता है? ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये सब स्टार्टिंग में देख चुके थे, बस फिर से ये प्रॉपर्टी बेसिस क्या है तो फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। चौथा है दे टर्न फिनोप्थिलीन सोल्यूशन टू पिंक। फिनोप्थिलीन सोल्यूशन एक तरह का क्या है? इंडिकेटर है जो बताता है कौन एसिड है और कौन बेस है। तो जब किसी बेस में फिनोप्थिलीन डालेंगे तो वो तुरंत कलर किस में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, जो बताता है कि वो सामान क्या था? बेस था जिसमें फिनोप्थिलीन डाला गया है। पांचवा प्रॉपर्टी है कोरोसिव इन नेचर। इंपॉर्टेंट है, जैसे एसिड बहुत ही कोरोसिव इन नेचर होते हैं, जहां गिर जाए वहां जला उला देते हैं। ठीक उसी तरीके से बेस भी, अगर कंसंट्रेटेड बेस है तो वो भी अगर हाथ पे गिर जाएगा तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। मतलब बेसिस का भी जो नेचर होता है वो क्या होता है? कोरोसिव इन नेचर होते हैं। 6 है द सोल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से एसिड जब हम पानी में मिलाते थे तो अपने आयनों में टूट जाते थे, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता था? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वहां से मिल सकती है। मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम वहां पे करा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब बेस को भी पानी में मिलाया जाता है तो भी वो अपने आयंस में टूटते हैं, जिसकी वजह से बेस भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है किसी बेसिक सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी। इसी के बाद और भी हैं, 7th 8th 9th भी आएंगे। उसमें कुछ रिएक्शन देखेंगे कि एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगा, मेटल के साथ क्या होता है, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या होता है। तो आइए उसको देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी, 7th कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिएक्शन विथ मेटल। जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? तो बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट उस बेस और मेटल को रिएक्शन कराते वक्त हमको थोड़ी सी देनी पड़ेगी हीट एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी? थोड़ी सी हीट एनर्जी, थोड़ी सी इसमें हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, ये एसिड के साथ नहीं होता था, बट बेस में हमको बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो थोड़ी सी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी और बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है। जब वो मेटल जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है और थोड़ी सी हीट एनर्जी देते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, इसलिए इसका साइन दिखा दे रहे हैं कि हाइड्रोजन ये एक तरह का H2 क्या है? वो तरह का गैस है। ठीक है, अब अगर हमको बनाने नहीं आ रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस है, क्योंकि OH लगा है, OH का मतलब होता है बेस, अभी आप आगे जानेंगे। जब एक मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमको ये याद हो गया कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, तो हम हाइड्रोजन गैस अलग से निकाल दिए। बाकी जो बचा दोनों को मिला देंगे तो बनेगा Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब बात आ रही है कि आप सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको वही देंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस? नहीं, कुछ ही मेटल ऐसे हैं जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, जिसमें से एक जिंक हो गया और दूसरा क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, तो ऐसे और भी मेटल है, बट अभी आपको बस जानना है जिंक और एल्युमिनियम ही 2 तरह के मेटल है मेनली जो हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। और ये पॉइंट नोट करिए कि सारे मेटल, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो ठीक है, ये था 7th प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल। तो नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल आप जानते हैं, नॉन मेटल 3rd चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे भी कि नॉन मेटल और मेटल होता क्या है। अभी जानिए नॉन मेटल का मतलब समझ लीजिए कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं किसका? बेस का। मतलब नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, पोटेशियम, उनके ऑक्साइड, मतलब उनका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये सब है नॉन मेटल ऑक्साइड। इनका रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है?
तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स दैट सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब भी किसी नॉन मेटल का बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो देगा हमको सॉल्ट और वाटर, मतलब नमक और क्या देगा, पानी। तो एक ले लेते हैं बेस। बेस हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, प्लस एक नॉन मेटल है CO2। जब इसका रिएक्शन कराए तो बना एक तरह कैल्शियम कार्बोनेट का एक सॉल्ट बना। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, और ये इसका फॉर्मूला है CaCO3 और हमको पानी दे रहा है H2O। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे बनाएं ये चीज। तो आपको पता है कि जब ये एक तरह का क्या है, बेस है, जब एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि बेस प्लस नॉन मेटल सॉल्ट और वाटर देता है। बेस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बेस की प्रॉपर्टीज थोड़ा सा आप नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं, बस एसिड में ये सब चीजें क्या है आपको इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको पता चल गया कि जब ये बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो हमको पानी निकालना है। तो पानी निकाल दीजिए। पानी के लिए 2 हाइड्रोजन मतलब H2 यहां से निकल गया, और एक O क्या करना है, एक O निकालना है। तो एक O यहां से निकाल दिए, एक O बच गया, तो CaO यहां बचा और CO2, तो CaCO2 यहां हो गया और एक यहां का ऑक्सीजन CO3 हो गया और बन गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया बेस प्लस नॉन मेटल गिव्स दैट सॉल्ट एंड प्लस वाटर। यहाँ पे एक लाइन लिखिए, दिस शोज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, हम एक चीज पढ़े थे रिएक्शन एसिड्स में कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता था तो हमको क्या देता था, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। मतलब जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो देता था सॉल्ट और वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे एसिड की जगह क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो दे रहा है सॉल्ट और वाटर। मतलब जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो किसकी तरह प्ले कर रहे हैं, मतलब क्या किसकी तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एक तरह से एसिडिक नेचर प्ले कर रहे हैं। इसीलिए एसिड प्लस बेस क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर। मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब भी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देता है। इसका रीजन ये है क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के पाए जा रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। इसीलिए वो जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो हमेशा एसिडिक नेचर का प्ले करता है, और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, उसको नोट कर लीजिए, यहाँ नोट नहीं है तो आप नोट कर लीजिए कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर और मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। वैसे एसिड वाले लेक्चर्स में ये मैं पढ़ा चुका हूँ, वहां पे नोट करवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद एसिड। मतलब जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आप जान रहे हैं क्या देता है, एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड हमेशा क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करे या बेस एसिड के साथ रिएक्शन करे तो देता है सॉल्ट और वाटर, मतलब नमक और पानी। जैसे देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 गिव दैट Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट प्लस H2O। ये एक तरह का क्या है, सॉल्ट, और वो H2O क्या होता है, पानी। इसी तरह NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो भी देता है NaCl प्लस H2O, मतलब सॉल्ट और पानी, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पहले भी आप देख चुके हैं कि जब भी कोई एसिड और बेस मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये थे आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक या जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ठीक है। तो टोटल 9 प्रॉपर्टीज थी, 9 प्रॉपर्टीज अब तक याद भी हो गई होंगी, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज थी। अब आगे बढ़ते हैं बेस के बारे में और जानते हैं कि बेस एक्चुअली है क्या। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब जितने भी बेसिस पाए जाते हैं आखिर उस बेसिस में कौन सी चीज कॉमन निकल के आ रही है। तो ये एक चीज एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे ऑब्जर्व किया गया कि जब भी किसी भी बेस को हम पानी में मिला रहे हैं तो वो हमको एक आयन देता है जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH-। जिस तरीके से एसिड को जब हम पानी में मिला रहे थे तो हम लोग को देता था H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन। ठीक उसी तरह जब बेस को भी पानी में मिलाया जा रहा था तो सारे बेस एक कॉमन सी चीज निकाल के देने लगे। ले लो, हर बेस एक ही चीज दे रहा था और हर बेस में वो कॉमन कौन सी चीज जो दे रहा था वो क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH- आयन तो देगा ही देगा। मतलब कोई भी बेस जब पानी में मिल रहा था तो कुछ दे या ना दे लेकिन OH- आयन देना ही देना है, ठीक है। तो ये चीज कॉमन निकल के आई कि किसी भी बेस को इट इज ऑब्जर्व दैट बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी, जैसे NaOH एक तरह का बेस है, इसको भी पानी में मिलाए तो जो प्रोडक्ट देगा वो देगा अलग चीज है, लेकिन साथ में क्या दे रहा था, Na+ और OH-, मतलब यहाँ का OH- हमको वहां टूट के आयन में जरूर मिल रहा था। जितने भी यहाँ पे आप बेस देखेंगे KOH, NH4OH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये सारे हाइड्रोक्साइड जब बेस, जब पानी, जितने भी हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, बेस हैं, जब ये पानी में मिलेंगे तो हमेशा अपना OH-, OH-, क्या कर देंगे, निकाल देंगे। मतलब इनके पहले से इनके पास क्या था, OH-, लेकिन तब तक ये बेस नहीं कहलाएंगे जब तक पानी में मिलने के बाद ये OH- नहीं देंगे। ठीक है, मतलब हर बेस के पास OH- नहीं होगा, OH होगा, OH होगा, OH होगा, लेकिन अभी हमको नहीं पता है ये बेस है कि नहीं है, तो पानी में मिलाए और OH- अगर दे दिया तो मतलब ये क्या है, एक तरह का बेस है। 10th लेवल पे बेस की जो डेफिनेशन है वो यही है कि कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में मिलाने पे OH- आयन दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बेस, 10th लेवल तक। उसके बाद और कई सी थ्योरीज हैं उसके ऊपर, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या कॉमन था और बेस की क्या डेफिनेशन है उसको भी देखते हैं। तो यहां से जो बेस की डेफिनेशन निकल के आई वो ये है कि ये बेस इज ए सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन दी थी आर्हेनियस साहब ने इन 1884। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस वो सब्सटेंस है जब उसको पानी में मिलाएंगे और हमको हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन दे रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। जैसे ये इंक की है, इंक का बॉटल है, ठीक है, इंक के बॉटल क्या है हमको नहीं पता है एसिड है कि बेस है, पानी में डाले और हमको क्या दिख गया, OH- आयन। अगर OH- आयन हमको दिखा तो हम कह देंगे कि इंक के बॉटल में क्या था, बेस था। इसी तरीके से अगर कहीं H+ आयन दिख जाएगा तो हम क्या मान लेंगे, वो क्या था, एसिड था। ठीक है, तो तब तक किसी चीज को हम बेस नहीं बोलेंगे जब तक वो OH- आयन दे नहीं देगा या देता होगा। बात आती है, जरूरी नहीं है कि जिसके पास OH हो वो बेस ही हो। जैसे एक एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। ठीक है, ये एक तरह का अल्कोहल है। अब यहाँ पे हमको OH दिख रहा है कि OH इसके पास है, लेकिन पानी में मिलाने के बाद ये हमको OH- आयन नहीं दे रहा है या नहीं देता है, तो इसको हम बेस नहीं मानेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास OH हो वो बेस ही हो। मेरे पास OH है तो जरूरी नहीं कि मैं बेस ही हूं। अगर पानी में डुबकी मारने के बाद अगर मेरे शरीर से, मेरे बॉडी से OH- आयन निकल जा रहा है तो हम क्या हैं, बेस हैं। अगर नहीं निकल रहा है तो हम बेस नहीं है। तो ये C2H5OH इथाइल अल्कोहल बेस नहीं है। बेस तभी होगा जब ये पानी में मिलने के बाद हमको क्या देता, हाइड्रोक्साइड आयन देता। ठीक है, जिस तरीके से एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड थे, उसी तरीके से बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको बोलते थे जो कंप्लीटली आयोनाइज होके हमको H+ आयन दे देता था, उसको हम बोलते थे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता था, पार्शियली आयोनाइज होता था, उसको हम बोलते थे वीक एसिड। ठीक उसी तरह सिमिलर मैनर में स्ट्रॉन्ग बेस हम उसको बोलते हैं जो पानी में मिलाने पे कंप्लीटली आयोनाइज होके हमको आयंस में देते हैं, और आयंस कौन सा देंगे, OH- आयन। ठीक है, when dissolve in water dissociate completely into ions। जब कोई बेस पानी में डालने पे कंप्लीट पूरे तरीके से डिसोसिएट हो जाए उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर मेरी पूरी बॉडी बेस है और हम पानी में कूद गए तो मेरे बॉडी में जितना OH- या OH था वो तुरंत टूट के क्या दे दे, OH-, तो हम क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और when dissolve in water dissociate partially to give hydroxide ion। मतलब कोई बंदा बेस है, पानी में कूदा और उसमें टोटल OH 100 थे, लेकिन पानी में जाने के बाद OH- सिर्फ 5, 10, 15, 20 ही अपने शरीर से निकला, तो वो क्या होता है, वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का ऑप्शन देखिए यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमारे वीक बेस हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का मतलब सिर्फ यही है
पानी में मिलने के बाद अगर कंप्लीट जितना OH रखा था सारा OH माइनस में कन्वर्ट हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर पानी में मिलने के बाद 100 OH रखा था और दे रहा है ले लो 10 ले लो 5 ले लो तो वो क्या है, वीक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्लियर हो गया। इसी से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से मिलता जुलता एक टर्म है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। जिस तरह बेसिसिटी था उसी तरीके से एसिडिटी है। एसिडिटी का मतलब ये है कि कितना OH माइनस आयन दे रहा है। ठीक है, तो पहले एसिडिटी की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो एसिडिटी की डेफिनेशन है वो ये है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। मतलब आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल बेस का है तो वो पानी में मिलाने के बाद कितना OH माइनस आयन मतलब कितना हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसी को बोलते हैं एसिडिटी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो वन मॉलिक्यूल ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सिर्फ एक OH माइनस आयन देता है तो उसको बोलते हैं मोनो एसिडिक, और अगर 2 देता है तो उसको बोलते हैं डाई एसिडिक। कोई 3 देगा तो ट्राई एसिडिक, कोई 4 देगा तो पॉली या टेट्रा उसको बोल सकते हैं। तो देखिए NH4OH का एक मॉलिक्यूल है और ये पानी में टूटेगा तो इसके पास एक OH है, ये एक OH ही देता है ये, इसी उसको बोलते हैं मोनो एसिडिक। और ये CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास यहाँ पे 2 OH हैं, पानी में टूटने के बाद ये अपना दोनों दे देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाई एसिडिक। तो एसिडिटी सिर्फ यही था कि पानी में मिलाने के बाद अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास बेस का है तो वो कितना OH माइनस आयन देता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एसिडिटी बोल रहा है तो एसिड की बात कर रहा होगा कि H प्लस कितना देते हैं, नहीं, तो यहाँ पे जस्ट उसका वाइस वर्सा है, उसका उल्टा है। एसिडिटी का मतलब कि OH माइनस आयन कितना दे रहा है और बेसिसिटी का मतलब कि H प्लस आयन कितना दे रहा है। तो इसको लाल पेन से या कोई कलरफुल पेन से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे एसिडिटी भी कंप्लीट हो गया। एसिडिटी का मतलब आप जान गए, एक मॉलिक्यूल आपके पास बेस में कितना OH माइनस आयन टूट के दे रहा है उसको गिन लेंगे और बता देंगे उसकी एसिडिटी क्या है। कोई पूछे NH4OH की एसिडिटी क्या है तो आप लिखेंगे 1 क्योंकि 1 OH देता है। CaOH होल ट्वाइस की क्या एसिडिटी है तो 2 है क्योंकि 2 OH देता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई बेस के बारे में। कुछ थोड़ी बहुत जानकारी और बची है, वो भी बेस के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें मिक्सिंग ऑफ बेस विथ वाटर, मतलब जब बेस को पानी में मिलाया जाता है तो एक्चुअली होता क्या है, तो जिस तरीके से एसिड को पानी में मिलाया जा रहा था तो वो क्या था, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ठीक उसी तरीके से जब बेस को भी पानी में मिलाया जाता है तो ये भी होता है एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक तरह का क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब एक अच्छे खासे नंबर ऑफ हीट एनर्जी वहां पे क्या होगी, इवॉल्व होगी, निकलेगी। तो कैसे हम बेस को पानी में मिक्स करें, फिर वही क्वेश्चन आता है कि बेस को पानी में डालें कि पानी को उठा के बेस में डालें। तो जिस तरीके से एसिड को हम क्या करते थे, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते थे, ठीक उसी तरीके से कंसंट्रेटेड बेस को भी हम पानी में उसी तरीके से मिलाएंगे जिस तरीके से एसिड में करते थे। मतलब एक बीकर में पहले पानी ले लेंगे और उसमें धीरे धीरे बेस को क्या करेंगे डालेंगे और स्टिर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। ठीक है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर आप बेस में पानी डाल देंगे तो वो बीकर फूट फाट जा देगा, आपको चोट भी लग सकती है, वहाँ पे बेस इवॉल्व होंगे, आपकी स्किन को जला भी सकते हैं क्योंकि बेस का क्या नेचर होता है, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो जब भी मिक्स करेंगे बेस को पानी से, तो पानी एक बर्तन में लेंगे और उसमें धीरे धीरे बेस को क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, चाहे पाउडर के फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, डालेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चीज था कि मिक्सिंग ऑफ बेस विथ वाटर, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और आता है कि जब हम किसी चीज को डाइल्यूट करते हैं, मतलब मेरे पास कोई कंसंट्रेटेड चीज है और उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो उसके कंसंट्रेशन पे H प्लस आयन या OH माइनस आयन पे क्या असर आता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, अगर मान लीजिए इस बीकर में यहाँ तक सारा हम क्या भरे थे, मान लेते हैं एसिड भरे थे, क्या भरे थे, एसिड, और अभी ये एसिड क्या था, कंसंट्रेटेड था। तो हम मान लिए कि यहाँ पे इतने एरिया में 10 H प्लस देगा, इतने में भी 10 देगा, इतने में भी 10 देगा, इतने में भी 10 देगा। मतलब हर एक अगर क्यूब के बराबर का हिस्सा लेंगे तो उसमें 10 H प्लस आयन हमको दे रहा था। अब हम इसमें क्या कर दिए, एक्स्ट्रा वाटर मिला दिए इस कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करने के लिए। अब पानी जो है यहाँ तक भर गया।
अब जो पर यूनिट एरिया, मतलब इतने एरिया में हमको 10 H+ आयन मिल रहे थे, अब ये क्या हो गया, अब ये भर गया है, मतलब पर यूनिट एरिया में H+ आयन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि पहले एसिड इतना ही था, अब एसिड पानी के साथ मिलके उसका लेवल क्या हो गया, वॉल्यूम उसका क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जब भी किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो पर यूनिट वॉल्यूम उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहले इस एरिया में 10 H+ आयन अगर मिल रहे थे, तो अब डाइल्यूट होने के बाद इसमें क्या मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे। जैसे ही आप शरबत बनाते हैं, मान लीजिए शरबत बनाए, नींबू पानी उनी डाले, 1 गिलास शरबत है, तो उसमें 1 चम्मच का टेस्ट एक दिमाग में बन जाता है कि इतना मीठा है, इतना खट्टा है। लेकिन अब उसमें 1 जग पानी मिला देंगे, तो अब वहां से अगर 1 चम्मच निकालेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका चीनी और उसका जो नींबू का स्वाद, जो नमक का स्वाद था, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। क्योंकि वहां पे चीनी की मात्रा और नींबू की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी तरीके से अगर पहले एसिड इतना था, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ ज्यादा H+ आयन, या अगर बेस था तो ज्यादा OH- आयन दे रहा था। बट जैसे ही आप उसको डाइल्यूट कर दिए, उसमें पानी मिला दिए, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब पर यूनिट वॉल्यूम में जितना वो H+ या OH- आयन पहले दे रहा था, अब उतना नहीं देगा। तो ये एक लास्ट टॉपिक था कि जब भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं, तो उसके कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ता है, तो वो क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे सारी बेसिस की कहानी खत्म हो गई है। एसिड की कहानी भी खत्म हो चुकी थी पहले तक, और आज बेस की भी कहानी खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।